नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम आधुनिक भारत की क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेने जा रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। और वो इसलिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि इस घटनाक्रम को लगभग 100 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए भी आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न बन सकता है। और वो टॉपिक आज आपका है स्वराज पार्टी। अब स्वराज पार्टी से आपके एग्जाम में प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं, पहले हम इस पर डिस्कस करें। सबसे पहले स्वराज पार्टी की स्थापना के समय की ऐसी क्या पृष्ठभूमि थी कि ये लोग कांग्रेस से अलग होकर के और एक नई पार्टी बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये होगी पृष्ठभूमि। सबसे पहले पृष्ठभूमि के बारे में, उसके बाद में हम देखेंगे कि यहां पर परिवर्तनवादी, जिसको इंग्लिश में कहेंगे प्रो चेंजर्स, परिवर्तनवादी एवं अपरिवर्तनवादियों में क्या अंतर था और दोनों का अपना क्या क्या मत था, उसको भी देखेंगे। परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी, इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि 1922 का जो गया अधिवेशन है, 1922 का गया अधिवेशन इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है, जिसकी अध्यक्षता सी आर दास ने की थी। और सी आर दास ने ऐसा क्या प्रपोजल रखा कि वो प्रपोजल पास ही नहीं हुआ और उन्हें एक अलग पार्टी के बारे में सोचना पड़ा। उसके बाद में यहां पर दो इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं, सी आर दास, चित्तरंजन दास। सी आर दास का पूरा नाम होगा चित्तरंजन दास और ये बंगाल से थे और बंगाल नगर पालिका के मेयर भी बनते हैं। ये बंगाल में कलकत्ता नगर निगम के मेयर भी बनते हैं, सी आर दास, चित्तरंजन दास। और एक थे मोतीलाल नेहरू। और ध्यान रखना, मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद के प्रसिद्ध वकील थे और जवाहरलाल नेहरू के फादर थे और ये भी इलाहाबाद नगर निगम के मेयर बनते हैं। तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू की यहां पर एक इंपॉर्टेंट भूमिका है। उसके बाद हम देखें सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के बाद में तो जो पार्टी बनी थी, उस पार्टी का मूल नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी इस पार्टी का रियल नेम था। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से ये पार्टी बनी थी। उसके बाद में आप लोग ध्यान रखना, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के बाद हम देखेंगे कि जो स्वराज पार्टी थी, उस स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था। द ऑब्जेक्ट ऑफ स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था। और जब स्वराज पार्टी ने काम करना शुरू किया तो एक हम पढ़ेंगे 1919 के अधिनियम के तहत, 1919 के अधिनियम के तहत 19 नवंबर 1923 में चुनाव होंगे। उस नवंबर 1923 के चुनाव जो केंद्रीय स्तर पर भी होते हैं और राज्य स्तर पर होते हैं, उन चुनाव में स्वराज पार्टी ने सफलता किस प्रकार से प्राप्त की, उसको भी हम देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे स्वराज पार्टी का योगदान क्या रहा, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वराज पार्टी। यहां पर हम ये भी जानें कि जो सी आर दास थे, चित्तरंजन दास, उन्हें देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। और सी आर दास किसके गुरु थे, तो सी आर दास सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस जो है वो सी आर दास को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और योगदान क्या था इसका, स्वराज पार्टी का। उसके बाद स्वराज पार्टी का पतन क्यों हुआ, ये भी हम पॉइंट देखेंगे। डिक्लाइन ऑफ स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी का पतन क्यों हुआ। और इस क्रम में कुछ चीजें और आएगी जो हम देखने का प्रयास करेंगे। जैसे एक आपके इसी दौरान आएगा मुडमेन कमेटी। मुडमेन कमेटी क्या थी, इसको भी हम देखने का यहां पर प्रयास करेंगे। मुडमेन कमेटी क्या थी। इसी प्रकार से एक स्क्रीनिंग कमेटी थी, एंड्रू स्क्रीन की थी स्क्रीन कमेटी। वो स्क्रीन कमेटी क्या थी, उसको भी हम यहां पर देखने का प्रयास करेंगे। एक
हम प्रश्न भी करेंगे कि क्या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज पार्टी की भूमिका उल्का पिंड साबित हुई। एक क्वेश्चन हमारा यह भी होगा, क्या स्वराज पार्टी की भूमिका, क्या स्वराज पार्टी की भूमिका, क्या स्वराज पार्टी की भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन में उल्का पिंड साबित हुई। ये भी हम एक पॉइंट यहां पर करेंगे। तो ये हमारे मेन पॉइंट होंगे जिसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। मतलब जैसे हम स्वराज पार्टी पढ़ रहे हैं तो स्वराज पार्टी पढ़ते समय हमारे दिमाग में एक फिगर बनना चाहिए कि ये घटनाक्रम कब का है। पृष्ठभूमि वो होगा पृष्ठभूमि में, और पृष्ठभूमि कौन सी, असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद, असहयोग आंदोलन को जो गांधी ने वापस लिया था, आंदोलन की वापसी के बाद की जो स्थिति है वहां से ये सिचुएशन क्रिएट होगी। और ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई तो उसको हम देखेंगे। आप इसका एक पूरा आप स्क्रीनशॉट लीजिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। उसमें सबसे पहले पृष्ठभूमि, फिर परिवर्तनवादी कौन थे, परिवर्तनवादी कौन थे, 1922 का गया अधिवेशन इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है, उसके बाद सीआर दास और मोतीलाल नेहरू कौन थे, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी क्या थी, इस पार्टी का ऑब्जेक्ट क्या था, इसी पार्टी के अंदर थोड़े समय बाद ही मूडीवेन कमेटी के बारे में पढ़ेंगे और एक स्क्रीनिंग कमेटी के बारे में पढ़ेंगे। 1919 के अधिनियम के तहत नवंबर 1923 में चुनाव होंगे और उन चुनाव में ये पार्टी किस प्रकार से सफलता प्राप्त करेगी इसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद योगदान क्या था और इसके डिक्लाइन के कारण क्या थे। इस प्रकार से ये टॉपिक पूरा आपका होगा। अब सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को पढ़ने का प्रयास करते हैं और लास्ट में एक प्रश्न करेंगे कि क्या स्वराज पार्टी की भूमिका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उल्कापिंड साबित हुई। तो आपका उत्तर यहां से देखने का प्रयास करेंगे। तो अब हमारा टॉपिक जो है स्टार्ट हो रहा है, उसको मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। सबसे पहले आप देखिए कि गांधी जी ने, मतलब गांधी के नेतृत्व में 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, जो हमने कल की क्लास में बहुत बेहतर तरीके से पढ़ लिया था। असहयोग आंदोलन ये 1920 में हुआ और इस आंदोलन को मैं अगर एक लाइन में कहूं तो इस आंदोलन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि गांधी जी ने एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का वादा किया था। एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का वादा यहां पर किया गया था गांधी के द्वारा। लेकिन स्वराज तो बहुत दूर की बात थी। 1922 तक पहुंचते जब घटना 1922 में पहुंची और 5 फरवरी 1922 को जो कांड हुआ जिसकी चर्चा हमने की थी कल, चोरी चोरा कांड, जैसी ही घटना हुई, इस घटना के बाद गांधी ने इस आंदोलन को हिंसक मान लिया और जैसे हिंसक माना उसके बाद 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस की बैठक हुई और बारदोली की इस कांग्रेस बैठक में यह डिसीजन लिया गया कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाएगा, जिसकी चर्चा हमने कल की थी। अब 10 मार्च 1922 की घटना होती है और उसमें गांधी जी को 6 वर्ष की सजा होती है। मतलब गांधी पर कई प्रकार के आरोप लगते हैं और उन्हें 6 वर्ष की सजा हो जाती है। 6 वर्ष के लिए उनको जेल में डाल दिया जाता है। हालांकि स्वास्थ्य ठीक न होने कारण 1924 में उनको रिहा कर दिया जाता है। तो यहां पर आप ध्यान रखना 10 मार्च 1922 की घटना है। अब 10 मार्च 1922 को यह घटनाक्रम हुआ तो यहां पर उस समय एक पार्टी के अंदर हो सकता है कि सब के सब विचार मिले ही जरूरी नहीं है, इसलिए कुछ लोग
जिन्होंने जिनकी गांधी से विचार नहीं मिलते थे या जो गांधी की रणनीति से सहमत नहीं थे, जैसे ही गांधी एक वर्ष 1922 में इसको वापस लेते हैं तो वो वर्ग पूरा का पूरा नाराज होता है। कांग्रेस का वो वर्ग नाराज होता है जिसकी लीडरशिप जो है सीआर दास कर रहे थे। सीआर दास ने कहा कि आपने एक वर्ष के भीतर स्वराज का वादा किया था, लेकिन स्वराज तो दूर दूर तक नहीं है। इससे जनता में निराशा हुई है। हाँ ठीक है, आपने वापस ले लिया तो ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन अब हमें बदलती हुई परिस्थितियों में कांग्रेस को चुनाव में भाग लेना चाहिए। यह किसका मत था? परिवर्तनवादियों का। तो मैं इसको ऐसे समझाऊं कि कांग्रेस जो थी, कांग्रेस में दो समूह बनकर उभरे। कांग्रेस में दो समूह बनकर उभरे। अब आप कहेंगे सर ये दो समूह कब बन के उभरे? ये दो समूह कब बन के उभरे? तो ये दो समूह उभरे बारदोली बैठक के बाद, जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। मतलब असहयोग की वापसी पर मेन घटना जो थी, जैसे गांधी असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं, उसी से कांग्रेस में जो आंतरिक रूप से दो समूह उभर रहे थे, उन दोनों समूह के अंदर एक प्रकार का मतभेद तेज गति से उभर के सामने आया और दो गुट बन के उभरे। उन दो गुटों में से एक गुट को हम कहते हैं परिवर्तनवादी। एक गुट कहलाता है परिवर्तनवादी और एक गुट कहलाता है अपरिवर्तनवादी। तो आप लोग ध्यान रखना, जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं अगर उनको दिक्कत आ रही हो तो परिवर्तनवादियों कहते हैं प्रो चेंजर्स, और जो अपरिवर्तनवादी है उनको कहते हैं नो चेंजर्स। अब यहां पर ध्यान रखना, जो चल रहा है, मतलब कांग्रेस का जो कार्यक्रम चल रहा है वही सही है। और कांग्रेस का कार्यक्रम क्या होगा? जो असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम था। और असहयोग आंदोलन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि कांग्रेस चाहती थी कि 1919 के अधिनियम के तहत होने वाले चुनाव में हमें भाग नहीं लेना है, चुनाव का बहिष्कार करना है। ये किसका कहना था? अपरिवर्तनवादियों का। और यहां पर ध्यान रखना, जो अपरिवर्तनवादी है उनके लिए हम एक शब्द और भी यूज कर सकते हैं, और वो सब के सब कौन है? गांधीवादी हैं। जो अपरिवर्तनवादी है वो ही गांधीवादी भी है। तो यहां पर जो गांधीवादी थे उसमें नाम आता है सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब के सब जो है ये बेसिकली आप लोग ध्यान रखना ये नो चेंजर्स थे। और एक थे परिवर्तनवादी। अब ये परिवर्तनवादी कौन थे? तो ध्यान रखना, परिवर्तनवादियों में नाम आता है दो। एक तो सीआर दास का, चित्तरंजन दास कहां से थे? बंगाल से थे। और सीआर दास का एक बिंदु और ध्यान रखना, सीआर दास को ही आधुनिक भारत के इतिहास में किस और नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। सीआर दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। पहले नेता तो ये, और दूसरे मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, ये भी जो है परिवर्तनवादियों में थे। और एक नाम और जोड़ सकते हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे विट्ठल भाई पटेल, वो भी इस साइड में थे, विट्ठल भाई पटेल। ये आप लोग ये तीन नाम ध्यान रखोगे। मैंने घटनाक्रम बताया। पूरी घटना की शुरुआत होती है असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद। असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद कांग्रेस में दो समूह बनकर उभरे, जिसमें से एक समूह था परिवर्तनवादी और एक समूह था अपरिवर्तनवादी। इन दोनों का अपना अपना मत था
जिसमें से अपरिवर्तनवादी गांधी के समर्थक थे, गांधीवादी थे। अब यहां पर थोड़ा सा मैं इस साइड में आपको बताता हूं कि दोनों का यहां पर मत क्या है, दोनों का मत क्या है, इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले अगर हम ये देखें कि जो परिवर्तनवादी है, जो मैंने नाम लिखा है परिवर्तनवादी, इन परिवर्तनवादियों का मत क्या था? जो प्रो चेंजर्स है वो क्या कह रहे थे? इनका कहना था, नंबर 1, इनका कहना था कि बदलती हुई परिस्थितियों में, इनका कहना था कि बदलती हुई परिस्थितियों में कांग्रेस को चुनाव में भाग लेना चाहिए। मतलब इनका कहना था कि अभी तक कांग्रेस जो है, इनका कहना था कि अभी तक कांग्रेस जो है वो बेसिकली चुनाव का बहिष्कार कर रही थी, जिसको हमने देखा था असहयोग आंदोलन के अंदर। असहयोग आंदोलन में ही कांग्रेस ने कह दिया था कि वह चुनाव का बहिष्कार करेगी। लेकिन यहां पर परिवर्तनवादियों का कहना था कि कांग्रेस को बदलती हुई परिस्थितियों में कांग्रेस को चुनाव में भाग लेना चाहिए। आपके दिमाग में एक चीज आएगी, सर चुनाव कौन से हैं? तो ध्यान रखना, 1919 के अधिनियम के तहत चुनाव होने वाले हैं। और 1919 के अधिनियम के तहत ये चुनाव कहां होने वाले हैं? तो केंद्रीय स्तर पर भी और प्रांतीय स्तर पर भी। सर कहां कहां? तो आप देखिए 1919 का अधिनियम, मैंने वहां बताया था द्विसदनीय व्यवस्था, राज्य परिषद, केंद्रीय सभा और फिर प्रांतों में प्रांतीय विधान परिषद के चुनाव होने वाले हैं। साथ ही साथ नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव भी होने वाले थे। इसलिए चुनाव होने वाले हैं तो इन्होंने कहा कि कांग्रेस को बदलती हुई परिस्थितियों में कांग्रेस को चुनाव में भाग लेना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस अगर चुनाव में भाग लेगी तो हम स्वराज प्राप्ति की ओर बढ़ेंगे। इनका कहना था कि जब हम सत्ता में जाएंगे तभी तो हमें राज प्राप्त होगा, तो हम किसकी ओर जाएंगे? स्वराज प्राप्ति की ओर जाएंगे। साथ ही साथ अगर हम विधान परिषदों में और केंद्रीय विधान परिषदों में पहुंच गए तो हम ब्रिटिश नीतियों का पर्दाफाश करेंगे। इनका यह भी कहना था कि हम ब्रिटिश नीतियों का पर्दाफाश करेंगे। कहां पहुंचकर? जैसे हम चुनाव जीत जाएंगे और चुनाव जीतने के बाद जब केंद्रीय विधान परिषद में पहुंचेंगे और राज्य विधान परिषद में पहुंचेंगे तो वहां पहुंचकर हम ब्रिटिश नीतियों का पर्दाफाश करेंगे। साथ ही साथ ब्रिटिश सत्ता के साथ हम चुनाव जीतने के बाद भी असहयोग करेंगे। ध्यान रखना, ये सहयोग की बात नहीं कर रहे हैं, ये असहयोग। जैसे वो बजट पास करना चाह रहे हैं, हम उस बजट का विरोध करेंगे अगर वो बजट भारत की जनता के पक्ष में नहीं होगा। तो आप देखिए यहां पर परिवर्तनवादियों का मत क्या था, जिसमें सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, इनका कहना था कि बदलती हुई परिस्थितियों में कांग्रेस को चुनाव में भाग लेना चाहिए। ये चुनाव कौन से थे? तो 1919 के अधिनियम के तहत होने वाले चुनाव, और उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? स्वराज प्राप्ति की ओर। और इसलिए ध्यान रखना उस पार्टी का नाम भी क्या होगा? स्वराज पार्टी। साथ ही साथ ब्रिटिश नीतियों का पर्दाफाश करना कि ब्रिटिश क्या कर रहे हैं उसका पर्दाफाश करेंगे और ब्रिटिश सत्ता के साथ असहयोग करना। और एक बिंदु आप और ध्यान रखना, इनका ऑब्जेक्ट ये भी था। क्या इनका ऑब्जेक्ट था? कि आंतरिक संघर्ष को बाहरी संघर्ष के साथ जोड़ना। इसका मतलब क्या होगा कि अभी तक हम सड़क पर हैं, मतलब बाहर हैं। जब हम विधान परिषद में पहुंच जाएंगे तो वहां पहुंचकर भी जनता की आवाज को उठाएंगे, जिससे आंतरिक संघर्ष को बाहरी संघर्ष के साथ जोड़ा जा सकेगा। ये बात कौन कहते हैं? तो परिवर्तनवादी। तो अगर आपको ये पृष्ठभूमि समझ में आएगी ना, तो ही आप बहुत अच्छा कर सकोगे। अब इसके आगे हम बढ़े तो ये मत किसका था? ये था परिवर्तनवादियों का। और परिवर्तनवादी कौन है? ये कांग्रेसी है। मतलब कांग्रेस का वह धड़ा जो बदलती हुई परिस्थितियों में चुनाव लड़ना चाहता है।
और ऑब्जेक्ट भी उनका सही है। अगर मैं उस समय होता तो मैं इनका पक्ष लेता कि हाँ, हमें बदलती हुई परिस्थितियों में चुनाव में भाग लेना चाहिए। अब आप लोग ध्यान रखना कि जब इस प्रकार की बातचीत चल रही थी तो कांग्रेस के कई नेता गांधी से मिलने जेल में गए और कहा, गांधी जी इस प्रकार की खिचड़ी पक रही है। गांधी ने कहते हैं शुरुआत में मना कर दिया कि नहीं, हमें चुनाव में भाग नहीं लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। यही कारण है कि पहले हम इनको देखें कि इनका मत क्या था। किसका? तो उत्तर होगा अपरिवर्तनवादियों का मत क्या था। इनका मत देखना बहुत जरूरी है, तभी हमें समझ में आएगा कि जो अपरिवर्तनवादी थे इनका मत क्या था। इनका मत क्या था? तो इनका मत जो था वो था नंबर 1, हमें चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। चुनाव का बहिष्कार। और ध्यान रखना, गांधी ने अपने असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के अंदर भी चुनाव का बहिष्कार किया था, क्योंकि गांधी का मानना था कि हमें असहयोग हर स्तर पे करना है। जैसे कपड़ों का बहिष्कार, तो ब्रिटिश सत्ता का भी बहिष्कार हमें करना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने कहा क्या? चुनाव का बहिष्कार। दूसरा इन्होंने कहा कि अगर हमने चुनाव में भाग लिया, अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव में भाग लेती है, तो इनके 2 पॉइंट थे यहां पर जो कहना सही था। इनका कहना था कि अगर हमने चुनाव में भाग लिया तो हमारा पूरा फोकस हम चुनाव पे करेंगे, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ सकता है। इनका यह भी कहना था कि अगर हमने चुनाव में भाग लिया तो राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ सकता है। यह कहना था अपरिवर्तनवादियों का, राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ सकता है। अब यहां पर ये देखिए, दूसरा पॉइंट जो और अच्छा पॉइंट इन्होंने भी कहा वो क्या था? इन्होंने ये बात कही कि अगर चुनाव में भाग लिया तो सबसे पहले पूरे देश में सीटें बहुत कम हैं और कार्यकर्ता बहुत ज्यादा है, इसलिए चुनाव में टिकट को लेकर आपस में प्रतिद्वंदिता बढ़ेगी। अब आप यहां पर एकदम क्लियर हो गया है कि परिवर्तनवादियों का मत क्या था और अपरिवर्तनवादियों का मत क्या था। उसमें एक पॉइंट आपका याद रखना बहुत जरूरी है, और जो पॉइंट याद रखना जरूरी है वो क्या? ये चुनाव में भाग लेना चाहते थे और ये चुनाव में भाग नहीं लेना चाहते हैं। तो ये था आपका, सबसे पहले मैंने कहा कांग्रेस में 2 समूह बनकर उभरे, वो दोनों समूह का मत अलग अलग था। जो चुनाव में भाग लेना चाहते थे उन्हें इतिहास में परिवर्तनवादी कहा जाता है, और जो इसका विरोध कर रहे थे उन्हें अपरिवर्तनवादी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था, अगर आपसे पूछे कि असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद कांग्रेस में कौन से 2 समूह उभरे एवं उनके मत क्या क्या थे, तो आपका उत्तर ये मत और फिर परिणाम क्या हुआ उसको हम आगे देखते हैं। तो यहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए। अब इसके हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े और देखें, सबसे पहले देखो दिसंबर 1922 में, देखो 12 फरवरी 1922 में गांधी ने आंदोलन को वापस लिया था। फिर मार्च में गांधी जेल में चले गए, फिर यह विवाद चलता रहा और इस बीच में आ गया दिसंबर 1922। और दिसंबर 1922 में आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिसंबर में होता था। तो यहां पर मैंने लिख दिया कांग्रेस का ईयरली समिट, वार्षिक अधिवेशन। और कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन था वो दिसंबर 1922 में कहां पर हुआ? तो ये हुआ गया, बिहार के अंदर।
ये हुआ गया बिहार के अंदर। गया बिहार में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता जाहिर सी बात है चित्तरंजन दास ने की। सीआर दास जो बंगाल के प्रसिद्ध नेता थे, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की, सीआर दास ने। और सीआर दास कौन है? तो जाहिर सी बात है सीआर दास परिवर्तनवादी थे। अब सीआर दास ने अध्यक्षता की और ये प्रपोजल पेश किया, ये प्रस्ताव रखा क्या कि कांग्रेस को बदलती हुई परिस्थितियों में चुनाव में भाग लेना चाहिए। ये जो मत इनका चल रहा था उसी का एक प्रपोजल बनाकर पेश किया गया कि हमें चुनाव में भाग लेना चाहिए। ये किसका कहना था? सीआर दास का, जो उस समय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष भी बने। और अब गौर करने वाला बिंदु यह था कि जो अध्यक्ष था वो चुनाव का पक्षधर था, वो चुनाव में भाग लेना चाहता था, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी में अधिकांश सदस्य गांधी के समर्थक थे। इसलिए जैसे ही प्रपोजल रखा गया तो ये प्रपोजल फेल हो गया। और इस प्रपोजल के फेल होने का मतलब होगा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कांग्रेस के अध्यक्ष का ही साथ नहीं दिया। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमेशा दिसंबर के अंतिम सप्ताह में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और दिसंबर के बाद 7 दिन बाद में, मतलब लास्ट वीक में होता है और उसके बाद नया साल शुरू हो जाता है 1923। तो जनवरी 1923 में, मतलब जब सीआर दास की बात को नहीं माना गया, तो जनवरी 1923 में, यहां पर ध्यान रखना, जनवरी 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस छोड़ दी और कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। जब सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया तो इनके साथ कई समर्थक भी आ गए, जैसे विट्ठल भाई पटेल, जैसे हकीम अजमल खां, जैसे अय्यर, दक्षिण भारत के नेता थे अय्यर, वो भी इनके साथ में आ गए। ऐसे बहुत सारे नेता जो चुनाव लड़ना चाहते थे, उन सब ने कांग्रेस रिजाइन कर दिया। अब कांग्रेस रिजाइन करके कहते हैं कुछ जगह पे कि उन्होंने हाथों हाथ पार्टी की स्थापना की, और कुछ जगह पर लिखा हुआ है कि पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होने के बाद में पार्टी की स्थापना माने तो मार्च 1923 में यहां पर स्वराज पार्टी का गठन होता है और इस स्वराज पार्टी का रियल नेम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। ये इसका रियल नेम था, जिसे बाद में जिसका बाद में लोकप्रिय नाम हो गया, बाद में इसी का लोकप्रिय नाम हुआ स्वराज पार्टी, इसी का नाम हुआ स्वराज पार्टी। अब ये कसमकस चल रही थी कि यार इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए कि नहीं किया जाए। अंतर केवल कांग्रेस और स्वराज पार्टी में इतना था कि ये चुनाव लड़ना चाहते थे और ये चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। तो इस प्रकार से आप देखिए एक बार फिर कांग्रेस का विभाजन हुआ, लेकिन गांधी की सूझबूझ से ये विभाजन टल भी जाएगा। हालांकि एक प्रकार से विभाजन हो गया है, मान के चलिए आप, क्योंकि मार्च 1923 में कांग्रेस के खिलाफ जाकर के कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बनती है, जिसको इतिहास में स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता है। अब आप देखिए जो स्वराज पार्टी बनी, उस स्वराज पार्टी के जो मैक्सिमम नेता थे, जो बड़े बड़े नेता थे, जो आम कार्यकर्ता भी था ना, वो कांग्रेस का ही था। इसलिए अंदर ही अंदर कांग्रेस के कई नेताओं ने इनका सहयोग किया। अब हम एक पॉइंट देखें और वो हमारा पॉइंट होगा कि स्वराज पार्टी का योगदान क्या था।
स्वराज पार्टी का योगदान क्या था, या इसी योगदान के साथ में जोड़ दूं कि स्वराज पार्टी की सफलता क्या थी। ये देखना बहुत जरूरी है, स्वराज पार्टी का योगदान या स्वराज पार्टी की सफलता। तो एक पहला पॉइंट होगा नंबर 1, स्वराज पार्टी का योगदान या फिर स्वराज पार्टी की सफलता क्या थी, इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहला बिंदु इन्होंने स्वराज की संकल्पना को मजबूत किया, क्योंकि इनकी पार्टी का नाम ही स्वराज था, इसलिए इन्होंने स्वराज की संकल्पना को ही मजबूत किया। दूसरा पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट होगा 1919 का अधिनियम। और आप लोगों को पता ही है कि 1919 के उस अधिनियम के तहत ही 1923 में, नवंबर 1923 में चुनाव हुए। ध्यान रखना, चुनाव जो थे वो केंद्रीय स्तर पर भी थे, राज्य स्तर पर भी थे और स्वशासन मतलब नगर पालिका के स्तर पर भी थे। अब यहां पर नवंबर 1923 में चुनाव हुए, उन चुनाव में इनको पहली सफलता क्या मिली, बड़ी सफलता थी, वो क्या थी, नंबर 1, ये केंद्रीय सभा में, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल असेंबली में, केंद्रीय सभा में 42 सीटें जीतने में सफल रहे। 42 सीट जीतने में सफल रहे। उस समय निर्वाचित सीटों की संख्या 101 के आसपास थी। उस 101 में से लगभग 42 सीट इन्होंने प्राप्त की और ये केंद्रीय सभा की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। यहां से ये बात स्पष्ट है कि स्वराज पार्टी ने उस आधार का फायदा उठाया जो बेस किसने बनाया था, कांग्रेस ने, क्योंकि स्वराज पार्टी के सभी नेता किस पार्टी से थे, कांग्रेस से थे, पहला। दूसरा, मध्य प्रांत में इन्होंने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। मध्य प्रांत में इन्होंने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया था। जो मिडिल प्रोविंस था वहां पर क्लियर मेजॉरिटी इन्होंने प्राप्त की। मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। मध्य प्रांत जो आज का मध्य प्रदेश है वहां पर था। तीसरा, बंगाल में ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। बंगाल में ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बंगाल में ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरते हैं। चौथा पॉइंट मैं यहां पे डाल रहा हूं, फोर्थ पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या था, बॉम्बे, और क्योंकि बॉम्बे महाराष्ट्र का नाम उसमें बॉम्बे था, बॉम्बे एवं यूनाइटेड प्रोविंस मतलब संयुक्त प्रांत, बॉम्बे और यूपी में भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। तब आप कहोगे सर इन्होंने अच्छा प्रदर्शन कहां पर नहीं किया। देखिए आप, मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत मतलब इनकी सरकार बनेगी, बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे, बॉम्बे और यूपी में भी अच्छा प्रदर्शन किया। और नोट करके लिखना है क्या कि दो प्रांत, कौन से, एक तो मद्रास और एक पंजाब, यहां पर इनका प्रदर्शन जो था वो वीक था। यहां पर इनका प्रदर्शन अच्छा प्रदर्शन नहीं था। आपसे पूछे कि किन दो प्रांतों में इनकी स्थिति दयनीय रही, अच्छा प्रदर्शन नहीं, तो दो प्रांत थे, मद्रास और पंजाब। और सबसे बड़ी बात क्या है, पांचवी बात, सबसे बड़ी बात क्या है कि 1925 में ये प्रसिद्ध स्वराजवादी, 1925 में ये प्रसिद्ध स्वराजवादी कौन थे, विट्ठल भाई पटेल गुजरात से थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। सरदार पटेल थे गांधी साइड में और ये थे सीआरदास की साइड में, कौन, विट्ठल भाई पटेल। तो देखिए 1925 में प्रसिद्ध स्वराजवादी नेता विट्ठल भाई पटेल
केंद्रीय सभा के अध्यक्ष बने। केंद्रीय सभा के अध्यक्ष बने। तो आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछे कि भारत में पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन बना जो भारतीय था, तो उत्तर होगा विठल भाई पटेल। और उस समय जो सेंट्रल असेंबली थी उसका नाम लोकसभा न होकर केंद्रीय सभा था। इसलिए कहते हैं कई बार ब्रिटिश काल में पहले भारतीय जो स्पीकर बने उनका नाम क्या था, तो उत्तर होगा विठल भाई पटेल का। तो आप देखिए एक पार्टी बहुत कम समय पहले आई, लेकिन उस समय का बहुत बेहतर सदुपयोग किया और वो पार्टी रातों रात चमक गई। ये भारत के इतिहास की एक बड़ी घटना मानी जाती है। तो ये पॉइंट्स आपको याद में रखना है। पहला, स्वराज पार्टी की स्वराज की संकल्पना को मजबूत किया। फिर इनकी हमने सफलता देखी कि इनकी ये सफलता रही। और एक चीज और ध्यान रखना कि इन्होंने आंतरिक संघर्ष को बाहरी संघर्ष के साथ में जोड़ा। आंतरिक संघर्ष को बाहरी संघर्ष से जोड़ने का काम भी इन्होंने किया। तो ये भी इनकी सफलता का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इन्होंने ये काम भी किया था, आंतरिक संघर्ष को बाहरी संघर्ष के साथ इन्होंने जोड़ा था। अब उसके बाद हम आगे बढ़े तो एक और ध्यान रखना आप कि उस समय इन्होंने ये कहा कि 1919 के अधिनियम में बहुत सारी कमियां हैं, उसकी कमियों को दूर करने के लिए समिति बनाई जाए। हालांकि आपको पता होगा 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए 10 साल बाद आएगा साइमन कमीशन, लेकिन चूंकि स्वराज पार्टी लगातार मांग कर रही थी कि इसकी समीक्षा पहले करें, इसलिए एक समिति बनाई गई जिसका नाम था मूडीमैन कमेटी। आपसे पूछे कि मूडीमैन कमेटी का गठन किस पार्टी के दबाव में किया गया था, तो स्वराज पार्टी। और उद्देश्य क्या था इसका, तो 1919 के अधिनियम की समीक्षा करना। यह भी एक उत्तर आप ध्यान रखना। और एक था एंड्रयू स्क्रीन कमेटी। एंड्रयू स्क्रीन कमेटी भी इनके दबाव में गठित की गई थी। एंड्रयू स्क्रीन कमेटी जिसका उद्देश्य था सेना का भारतीयकरण। इस मुद्दे को लेकर एंड्रयू स्क्रीन की अध्यक्षता में स्क्रीन कमेटी गठित की गई थी। तो वो भी बिंदु आप यहां पर, ये 2 पॉइंट भी आप याद रखोगे। हम आगे बढ़े तो ये पॉइंट्स आपको इनका योगदान और इनकी सफलता को दिखाना है। एक साथ में बोलूंगा तो आपको याद रहना चाहिए। स्वराज पार्टी की स्वराज की संकल्पना को मजबूत किया, आंतरिक संघर्ष को बाहरी संघर्ष से जोड़ा। नवंबर 1923 में चुनाव हुए, किसके तहत, 1919 के अधिनियम के तहत। तो उसमें भी इन्होंने भारी सीटें प्राप्त की, जैसे सेंट्रल असेंबली के अंदर 42 सीटें प्राप्त की, मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया, बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे, बॉम्बे और यूपी में भी अच्छा परफॉर्मेंस भी किया। और उसके बाद में इनका कमजोर परफॉर्मेंस जो रहा वो था पंजाब और मद्रास के अंदर, जहां जातिगत कारणों से ये हार गए या सांप्रदायिक ताकतों के सामने हारे। लेकिन एक बड़ी सफलता यह थी कि 1925 में प्रसिद्ध स्वराजवादी नेता विठल भाई पटेल को केंद्रीय सभा का अध्यक्ष बनाने में सफल रहे। ये बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये सब का सब आपका हो जाएगा योगदान या सफलता। उस सफलता और योगदान में मूडीमैन कमेटी और एंड्रयू स्क्रीन कमेटी को भी आप डाल देना। अब उसके बाद हम आगे बढ़े। उसके बाद हम आगे बढ़े तो एक बिंदु और आएगा, और वो है, एक तो आपसे पूछे कि गांधी दास समझौता क्या था। गांधी दास समझौता क्या था, यह भी अभी तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। अगर आपसे पूछे कि गांधी दास समझौता क्या था, गांधी दास एग्रीमेंट क्या था, तो आप लोग ध्यान रखना,
असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद अचानक स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, जब स्वराजवादियों के मत को स्वीकार नहीं किया गया। परंतु कांग्रेस को विभाजन की घटनाओं के बावजूद भी नुकसान अधिक ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए गांधी और सीआर दास के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें गांधी ने स्वीकार किया कि कांग्रेस पार्टी और स्वराज पार्टी का उद्देश्य एक ही है, कार्यक्रम भी एक ही है। बस कार्यक्रम में एक अंतर है कि ये चुनाव लड़ना चाहते हैं और हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। अतः जो कांग्रेसी चुनाव लड़ना चाहता है वो स्वराज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकता है, चुनावी गतिविधियों में भाग ले सकता है। अतः हम अब स्वराज पार्टी को कांग्रेस के अंदर का ही एक अभिन्न अंग या समूह मानते हैं। मतलब इस प्रकार की बात करके, ये समझौता करके और कहीं ना कहीं कांग्रेस के विभाजन को बचाने का प्रयास गांधी जी ने यहां पर किया। इसलिए आपसे पूछे कि गांधी दास समझौता क्या था, तो ये आपको बताना है 1924 का। उसके बाद हम आगे बढ़े और ध्यान रखना, इसी समय गांधी जी ने बुनकर एसोसिएशन के साथ भी समझौता किया था, ताकि बुनकर समाज को भी कांग्रेस के साथ में जोड़ा जा सके। अब एक पॉइंट होगा आपके पास कि स्वराजवादियों की असफलता, स्वराजवादियों की असफलता मतलब किस कारण से स्वराजवादी सफल नहीं हो पाएंगे। तो पहला उद्देश्य होगा, नंबर एक जो है असफलता को हम यह भी कह सकते हैं कि किन कारणों से स्वराजवादियों का पतन हुआ। तो नंबर एक होगा, नंबर एक अपने मूल लक्ष्य से भटकना। अपने मूल लक्ष्य से भटकना मतलब क्या होगा, इनका मूल लक्ष्य था स्वराज की स्थापना। इनका मूल लक्ष्य जो था वो स्वराज की स्थापना था, लेकिन ये अपने चुनाव के चक्कर में मूल लक्ष्य से ही भटक गए। जैसे स्वराज पार्टी केंद्रीय सभा में इन्होंने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया, लेकिन इन्होंने इतनी जबरदस्त मांग नहीं रखी कि वहां स्वराज की स्थापना की जा सके। यहां तक कि जिस समय इन्हें केंद्रीय विधान परिषदों में और राज्य विधान परिषदों में बहुत ज्यादा बिजी रहकर राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत बनाना चाहिए था, उस समय ये स्थानीय चुनाव में व्यस्त हो गए, लोकल सेल्फ गवर्नेंस के चुनाव में व्यस्त हो गए। जैसे सीआर दास जो है कलकत्ता नगर निगम के चेयरमैन बन गए, मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद के बन गए। तो उन्हें उस समय इससे से बचना चाहिए था, तभी कहते हैं कि स्वराजवादी अपने मूल लक्ष्य से भटक गए। पहला पॉइंट तो ये होगा। दूसरा जो बिंदु होगा वो होगा सांप्रदायिक तत्वों का प्रवेश। मतलब इस पार्टी में कुछ ऐसे लोगों की एंट्री हो गई जो कम्युनल थे, और वो सांप्रदायिक ताकतों ने इसे इसके मूल लक्ष्य से ही भटका दिया। एक बिंदु आप और ध्यान रखोगे, वो तीसरा बिंदु होगा आपका थर्ड पॉइंट। और तीसरा बिंदु क्या होगा, पहला अपने मूल लक्ष्य से भटकना, दूसरा सांप्रदायिक तत्वों का प्रवेश, और तीसरा प्रसिद्ध स्वराजवादी नेता सीआर दास का 1925 में निधन हो जाना, जब इस पार्टी का सबसे बड़ा कर्तव्यदर्ता, क्योंकि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष सीआर दास थे और सेक्रेटरी मोतीलाल नेहरू थे, लेकिन जब सीआर दास, चित्तरंजन दास, देशबंधु जैसे नेता का निधन हो गया, तो ये पार्टी अपने पतन की ओर बढ़ गई। और इसी समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में साइमन कमीशन का आगमन होता है और पूरा का पूरा ध्यान साइमन कमीशन पर चला जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं ये स्वराजवादियों की असफलता थी। तीन बिंदु, अपने मूल लक्ष्य स्वराज से भटकना, सांप्रदायिक तत्वों का पार्टी में प्रवेश करना, और तीसरा प्रसिद्ध स्वराजवादी नेता सीआर दास का
1925 में निधन हो जाना, ये जो कारण थे, इन कारणों ने स्वराज पार्टी का पतन कर दिया। अब एक क्वेश्चन हम और देखें जो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 जैसे हम देखें, इसमें प्री की मैंने सब पॉइंट्स आपके कवर कर लिए हैं, कुछ मैं और कॉन्सेप्ट वाले बिंदु आपको बताना चाहूंगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास में है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वराज पार्टी का उद्भव कैसे हुआ? पहला बिंदु, मेरे हिसाब से आप इसका उत्तर लिखने में सक्षम होंगे। स्वराज पार्टी का उद्भव मतलब ओरिजिन कैसे हुआ? बताएंगे कि असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद कांग्रेस में दो समूह बनकर उभरे, परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी। जहां परिवर्तनवादियों का कहना था कि बदलती हुई परिस्थितियों में कांग्रेस को चुनाव में भाग लेना चाहिए, जिसके प्रमुख नेता सीआर दास और मोतीलाल नेहरू थे। जब दिसंबर 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बिहार में गया में हुआ और वहां पर परिवर्तनवादियों ने मत रखा और उनका मत ही जब फेल हो गया, तब सीआर दास ने नैतिकता के आधार पर उस पद जिसके अध्यक्ष वो थे, जिनकी वजह से वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पास नहीं किया, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उन्हीं के साथ मोतीलाल नेहरू ने दे दिया और इस प्रकार इन दो बड़े नेताओं ने मिलकर और विठल भाई पटेल ने मिलकर एक नई पार्टी की स्थापना की, जिसे स्वराज पार्टी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन होगा, स्वराज पार्टी की सफलता। स्वराज पार्टी की सफलता क्या थी? तो मैंने सफलता का पूरा चार्ट आपके सामने बनाया था कि किस प्रकार स्वराज की बात रखी, किस प्रकार इन्होंने आंतरिक संघर्ष को बाहर संघर्ष से जोड़ा और किस प्रकार इन्होंने चुनाव में सफलता प्राप्त की। और एक क्वेश्चन, स्वराजवादियों के पतन के कारण क्या थे? स्वराजवादियों के पतन के कारण क्या थे, ये भी हम यहां पर देख चुके हैं। अब आप देखिए, ये तीनों क्वेश्चन है। उद्भव कैसे हुआ, ध्यान रखना, उद्भव कैसे हुआ बहुत इजी है, सफलता कैसे मिली बहुत इजी है, कारण क्या थे बहुत, मतलब इन तीनों प्रश्नों का उत्तर मेरी क्लास करने के बाद आपके लिए इजी हो गया होगा, ऐसा मैं मानता हूं। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़े, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन तीनों को मिलाकर, इन तीनों प्रश्नों को मिलाकर आपका यूपीएससी किस प्रकार से एक ही प्रश्न पूछ सकती है। इन तीनों को मिलाकर यूपीएससी किस प्रकार से आपको एक ही प्रश्न पूछ सकती है, उस पर भी बात करूंगा। और वो क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन आपके सामने बना और वो है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज पार्टी की भूमिका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज पार्टी की भूमिका उल्कापिंड साबित हुई। तो यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो तो इस बात को लेकर एक चकमा खा जाएंगे कि यार उल्कापिंड किसको कहते हैं, कॉमेट्स किसे कहते हैं, और यहां उल्कापिंड से क्या मतलब है। मतलब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज पार्टी की भूमिका उल्कापिंड साबित हुई। जब उल्कापिंड साबित हुई तो लिखना क्या पड़ेगा? आप कमेंट करके बताइए कि आप क्या लिखेंगे इसके अंदर। जब आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज पार्टी की भूमिका उल्कापिंड कैसे साबित हुई, तो ध्यान रखना यहां उल्कापिंड के बारे में कुछ नहीं बताना है, बल्कि क्या बताना है, यहां उल्कापिंड का मतलब हुआ कि इस पार्टी का उद्भव कैसे हुआ, सफलता कैसे हुई और कारण कैसे, मतलब पतन कैसे हुआ। ये तीन चीज यहां पर आएगी। देखो वापस में रिपीट कर रहा हूं, जो तीन क्वेश्चन मैंने आपके सामने बोले, यहां पर इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज पार्टी जो है, उस स्वराज पार्टी की तुलना
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज पार्टी की तुलना उल्का पिंड से की है। और उल्का पिंड का यहां पर अर्थ क्या होगा कि उल्का पिंड जो होता है उसका जो आगमन होता है, आगमन जो है वो अचानक होता है। मतलब इसका आगमन या उद्भव जो है वो अचानक होता है। और इस स्वराज पार्टी का आगमन भी अचानक हुआ, कोई प्री प्लान नहीं था। मतलब जब सीआर दास के प्रस्ताव को गया अधिवेशन में स्वीकार नहीं किया गया तो उन्होंने सीआर दास, मोतीलाल नेहरू आदि ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उस समय सीआर दास कांग्रेस के अध्यक्ष थे और अचानक जनवरी 1923 में इस्तीफा देने के बाद जल्दी उन्होंने एक पार्टी गठित कर ली। इसलिए कहते हैं कि उसका उद्भव कैसे हुआ, अचानक हुआ। उद्भव अचानक हुआ, जैसे उल्का पिंड आता अचानक है लेकिन जितनी देर रहता है उतनी देर के लिए उसका प्रभाव जो होता है वो शानदार होता है। तो आए अचानक लेकिन प्रभाव जो होगा वो बहुत बेहतर होगा। यहां पर बहुत बेहतर प्रभाव का मतलब क्या होगा कि उन्होंने बहुत कम समय में चुनाव में व्यापक सफलता प्राप्त की। बहुत कम समय में चुनाव में व्यापक सफलता प्राप्त की। तो यहां पर प्रभाव में आप उनका क्या दिखाओगे, सफलता और उनका योगदान। ये वाला पार्ट पूरा यहां पर आएगा। उसके बाद में उल्का पिंड का आगमन अचानक होता है लेकिन प्रभाव शानदार होता है। और फिर उसका जो गमन होता है, गमन जो है वो भी तेज गति से वापस चला जाता है। गमन तेज गति से चला जाता है। यहां इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि उसका पतन जो है वो तेज गति से हुआ। कहने का मतलब क्या होगा, आपको क्या क्या बताना है, स्वराज पार्टी का उद्भव, उसकी सफलता और उसके पतन की चीजों को यहां बताना है। ये आपका उत्तर होगा। ध्यान रखना, यूपीएससी का एग्जाम देने वाले 99% बच्चों को केवल ये पता नहीं होगा कि क्या लिखना है और यहाँ उल्का पिंड का संदर्भ क्या है। जो संदर्भ को पहचान लेंगे वो बहुत बेहतर उत्तर लिख के आएंगे। आपको पूरे उत्तर में कहीं पर भी उल्का पिंड का उल्लेख भी नहीं करना है, सिर्फ ये पहचानना है कि उल्का पिंड जो होता है उसका आगमन अचानक होता है, फिर उसका प्रभाव शानदार होता है और पतन भी बहुत जल्दी होता है या गमन भी बहुत जल्दी होता है। उसी चीज को आपको यहाँ पर दिखाना है। तो ये आपका था भारत में स्वराज पार्टी, भारत में स्वराज पार्टी। अब इसके अलावा आपको कुछ चीजों को बहुत बेहतर तरीके से जोड़ना होगा। जैसे आगे चलकर इतिहास जब पढ़ेंगे आप तब स्वराज पार्टी के आसपास की चीजों को जरूर ध्यान में रखोगे। जैसे स्वराज पार्टी की स्थापना की सीआर दास ने, तो कहीं ना कहीं गांधी और सीआर दास में एक प्रकार की खटपट थी और सीआर दास के बहुत नजदीकी शिष्य थे सुभाष चंद्र बोस। हम पढ़ेंगे सुभाष बाबू के बारे में, इसलिए सुभाष बाबू के बीच में और गांधी जी के बीच में न बनने का एक कारण सीआर दास थे। अर्थात सुभाष बाबू का झुकाव किस ओर था, सीआर दास की ओर था। तो उसको भी हम देखेंगे। स्वराज पार्टी के बाद भी जो इंपॉर्टेंट घटना होगी वो घटना होगी साइमन कमीशन। साइमन कमीशन और साइमन कमीशन के बाद की इंपॉर्टेंट घटना होगी नेहरू रिपोर्ट। तो हम नेहरू रिपोर्ट को भी बहुत बेहतर तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखो, स्वराज पार्टी, उसके बाद साइमन कमीशन, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट जो होगी उस नेहरू रिपोर्ट के तुरंत बाद में होंगे गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन, तो उन गोलमेज सम्मेलन जो 3 होंगे 1930, 31 और 32, हम उन गोलमेज सम्मेलनों को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। फिर गोलमेज सम्मेलन के दौरान ही साइमन कमीशन की रिपोर्ट आएगी। देखो, साइमन कमीशन आएगा 1927 में। साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है, साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है
वो रिपोर्ट आएगी 1930 के अंदर। मतलब उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही पहला गोलमेज सम्मेलन होगा, और पहला होगा 1930 में, दूसरा होगा 1931 में, और तीसरा होगा 1932 में। तीसरा होगा 1932 में। फिर 1930 में ही एक बड़ी घटना और शुरू होगी, उसको हम कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो भी यहां पर होगा। लेकिन यहां पर ये नेहरू रिपोर्ट 1928 में आएगी। इस बीच हम एक घटना और पढ़ेंगे, और वो होगा 1929 का लाहौर अधिवेशन। 1929 का लाहौर अधिवेशन, इसको हम बहुत बेहतर तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। जो लाहौर अधिवेशन होगा, उस लाहौर अधिवेशन की दो घटनाएं होंगी। एक तो पहली बार कांग्रेस पूर्ण स्वराज की घोषणा करेगी, और पूर्ण स्वराज का अर्थ होगा आर्थिक और सामाजिक आजादी के साथ साथ राजनीतिक आजादी। मतलब अभी तक हम राजनीतिक आजादी को ही सब कुछ मान रहे थे, लेकिन अब उसका मतलब होगा राजनीतिक आजादी के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक आजादी भी। और इसी अधिवेशन में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा 1930 के अंदर। मतलब 1929 दिसंबर में होगा, और जनवरी में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ध्यान रखना, यहां पर जो नेहरू है, यहां पर नेहरू है मोतीलाल नेहरू, और यहां पर जो लाहौर अधिवेशन होगा उसकी अध्यक्षता करेंगे जवाहरलाल नेहरू। और जैसे जवाहरलाल नेहरू का भारतीय राजनीति में आगमन होगा, उसी के साथ किस व्यक्ति का राजनीतिक अंत शुरू हो जाएगा, वो होगा मोतीलाल नेहरू का। मतलब आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग पार्ट है कि भारतीय राजनीति में मोतीलाल नेहरू की राजनीति का अंत उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाएगा। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बिंदु क्या है कि मोतीलाल नेहरू और गांधी जी के बीच में बनती नहीं थी। मोतीलाल नेहरू और गांधी जी के बीच में बनती नहीं थी, लेकिन गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बीच में बहुत अच्छी बनती थी, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू अपने पिताजी की बात नहीं मानते थे, वो खुददार था। और यहां पर देखिए आप 1930 के बाद में दो व्यक्तियों का उद्भव बहुत तेज गति से होगा, और वो दो व्यक्ति भारतीय राजनीति में छा जाएंगे। एक है सुभाष चंद्र बोस और एक है जवाहरलाल नेहरू। अब आप देखिए, गांधी के दो हाथ हैं, उसमें से एक हाथ से गांधी आशीर्वाद देंगे किसको? जवाहरलाल नेहरू को। लेकिन उस आशीर्वाद का एक बड़ा भाग से वंचित रह जाएंगे कौन? सुभाष चंद्र बोस, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। त्रिपुरी संकट क्या था, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस क्यों छोड़ी, उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कैसे की, और गांधी किस प्रकार जेल से आएंगे, वापस राजनीति शुरू करेंगे। तो ये सब पार्ट्स जो है वो हमारे होंगे। लेकिन कल भी जब हम इस टॉपिक को आगे पढ़ेंगे तो वापस से मैं पूरा इसको स्ट्रक्चर को रिक्रिएट करूंगा और बताऊंगा कि एक एक घटनाक्रम क्या था। उस घटनाक्रम के बीच में कल का टॉपिक हमारा और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जैसे प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो रहा है तो उसमें कांग्रेस भाग नहीं लेगी। जब कांग्रेस भाग नहीं लेगी तो ये सम्मेलन असफल हो जाएगा। तो असफल होगा तो उसके कारण क्या होंगे उसको भी हम देखेंगे। फिर गांधी इरविन पैक्ट क्या था, वो भी इसके बीच में आएगा। गांधी इरविन पैक्ट को अनुमति देने के लिए कराची अधिवेशन होगा, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, अब राष्ट्रीय आंदोलन में एक एक दिन में दो दो घटनाएं होगी, एक एक महीने में 10-10 घटनाएं होगी, जिन्हें हमें याद रखना होगा। और यहां से एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसलिए दोस्तों आप ध्यान रखना कि जब भी आप आधुनिक भारत के इतिहास के किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो आप उसको पूरा ऐसे भी और ऐसे भी, गहराई में भी और विस्तार में, दोनों तरीके से पढ़ें, ताकि आपको वापस पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। अब रही बात कि जो मैंने ये लिखा है उसका पीडीएफ कब तक उपलब्ध होगा, तो उसका पीडीएफ आपका लॉकडाउन खुलने के बाद ही उपलब्ध हो पाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ टेक्निकल कमियां हैं जिसको हम समय रहते दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये श्योरिटी है कि हम बोर्ड पर बहुत अच्छा लिखने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे पास पीडीएफ वगैरह सब उपलब्ध है। लेकिन चूंकि टेक्निकली कुछ दिक्कतें आ रही है, इसलिए हम आप तक उस चीज़ को पहुंचा नहीं पा रहे हैं।
मेरी आदत नहीं है इस बात को कहने की कि आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैंने बहुत कम बार बोला है, लेकिन आप लोगों से विनती है, आप लोगों का मेरे अंदर विश्वास अगर है तो आप ये संकल्प व्यक्त कीजिए कि आप मेरी बात को आगे तक पहुंचाएंगे, ताकि ये चैनल जितना लोकप्रिय होगा, हो सकता है अनअकैडमी मुझे कुछ नए टॉपिक के साथ में और उतारे, लेकिन उसमें आपका विश्वास जो है हमें जीतना होगा, आपके संकल्प को मजबूत करना होगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है, यूपीएससी प्री एग्जाम स्थगित हो गया है और 20 मई को उसकी डेट डिक्लेयर की जाएगी कि नेक्स्ट डेट क्या होगी। लेकिन ध्यान रखना, इस समय जो लोग हथियार रख देंगे वो इस एग्जामिनेशन की एक बड़ी दौड़ से बाहर होंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत जबरदस्त है। लोग अपने घरों में रह के बहुत बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर यह भी गौर करने वाला बिंदु है कि पूरे दिन में आपके पास YouTube पर बहुत सारे वीडियोस उपलब्ध हैं। आपको भटकना नहीं है, सब जगह नहीं, आपको जहां अच्छा लगे वहां प्रतिदिन आप 2 टॉपिक बहुत बेहतर तरीके से करने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखना, एक ही टॉपिक को 3 जगह देखने का प्रयास करोगे तो आपको फैक्ट कभी याद नहीं होंगे और कॉन्सेप्ट में आप उलझ जाओगे। जबकि जो भी टीचर पढ़ा रहा है, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो आप उसको पूरी तरह से फॉलो कीजिए, ताकि आप इसी साल यूपीएससी एग्जाम को बहुत बेहतर तरीके से पास कर सकें। एग्जाम स्थगित हुआ है सबके लिए, लेकिन एग्जाम की तैयारी करना सब नहीं छोड़ेंगे। जो कुछ छोड़ेंगे वो मैदान से बाहर होंगे। इसलिए तैयारी जारी रखें, क्योंकि कंटिन्यूटी जो है, निरंतरता जो है, वो एग्जामिनेशन की पहली शर्त है। निरंतरता अगर टूटी तो आपकी तैयारी की पूरी श्रृंखला टूटने की संभावना होगी। इसलिए मेरा विश्वास है और मेरा आपसे ये अपील है कि आप तैयारी को जारी रखें। और मेरे 2 ऑनलाइन क्लास अभी चल रही है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध और दूसरा आधुनिक भारत का इतिहास, उसको आप बहुत बेहतर तरीके से करने का प्रयास करें। अनअकैडमी की टीम पूरी तरह से डेडिकेट है आपके प्रति कि आपके पास बेहतर से बेहतर सामग्री किस प्रकार से पहुंचाई जाए। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।